दोस्तों नमस्कार। मैं राजेंद्र प्रजापति आप सभी का सामान्य अध्ययन के इस महासागर में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हम लोग इस मध्यकालीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला में मुग़ल साम्राज्य देख रहे थे। तो मुग़ल साम्राज्य में हम लोगों ने अभी तक बाबर, हुमायूं और शेरशाह सूरी जो कि सूर्यवंश का था, इसके बारे में महत्वपूर्ण प्रावधानों को देखा। आज हम लोग इस सीरीज़ को संपूर्ण रूप से अकबर को समर्पित करेंगे, क्योंकि अकबर ही एक ऐसा इतिहास में शासक हुआ है जो बहुत ही ज़्यादा उदार और सहिष्णु और बहुत ही ज़्यादा परिवर्तनकारी सिद्ध हुआ है। उसके समय में पूरे भारत में सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विविधता दिखाई देती है और साथ ही समन्वयकारी नीतियाँ लागू हुई थी। इसलिए आज हम लोग इस पूरी सीरीज को अकबर को ही समर्पित करते हैं। तो इसका शासनकाल 1556 से 1605 तक रहा और ये आप चित्र देख सकते हैं, अकबर का चित्र है। और इसके समय की एक सबसे महत्वपूर्ण घटना थी हल्दी घाटी की लड़ाई, उसका भी चित्र हमने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है, जिसमें जो है दोनों तरफ की सेनाएं हल्दी घाटी के युद्ध भी जो है एक निर्णायक युद्ध था। और पानीपत का द्वितीय युद्ध भी निर्णायक युद्ध हुआ करता था। जैसा कि पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर के समय में निर्णायक युद्ध था, वैसे ही द्वितीय युद्ध भी पानीपत का मुग़ल साम्राज्य में को स्थायित्व प्रदान करने के लिए, खास करके हुमायूं के बाद का समय जो था अकबर के लिए स्थायित्व प्रदान करने के लिए, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण था। और इसी प्रकार से हल्दी घाटी की लड़ाई भी काफ़ी महत्वपूर्ण थी। तो आइए चलिए हम लोग प्रश्नों के माध्यम से इस श्रृंखला को पूर्ण करते हैं। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो इसका राज्याभिषेक कलानौर में हुआ, जब उसकी मृत्यु हो गई थी हुमायूं की। बैरम खां के संरक्षण में अल्पायु में ही जब वो पंजाब का सूबेदार था, तो हुमायूं की मृत्यु के समाचार पर मात्र 14 वर्ष की आयु में ही पंजाब के कलानौर में 4 फरवरी 1556 को, अब यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि कलानौर कहाँ है? पंजाब में। 14 फरवरी 1556 को बैरम खां ने उसका राज्याभिषेक कर दिया। चूँकि बैरम खां उसका संरक्षक था, तो बैरम खां ने ही उसका राज्याभिषेक किया। इस अवसर पर बैरम खां को किसने अकबर ने खाने खाना की उपाधि प्रदान की और वकील सल्तनत यानी प्रधानमंत्री भी नियुक्त किया। ठीक है, अब खाने खाना की उपाधि देखिए, यहाँ ध्यान रखना, बैरम खां को भी दिया गया था और इसके पुत्र जो है अब्दुल रहीम को भी दिया गया था खाने खां की उपाधि इसके मरने के बाद में। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? तो ये हेमू था। क्योंकि हेमू इसने अपने समय में लगभग 24 युद्ध लड़े थे, जिसमें से काफ़ी युद्ध ये जीता था, 22 युद्ध लगभग इसने जीता था। और इसने जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसीलिए ये जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम सम्राट माना जाता है। आगरा के मुग़ल सूबेदार इस्कंदर खां उज़्बेक तथा दिल्ली का मुग़ल सूबेदार तारदी बेग दोनों हेमचंद्र यानी हेमू से पराजित होकर पंजाब भाग गए। हेमू जो कि बिहार व जौनपुर का शासक आदिल शाह का वजीर व सेनापति था, उसने दिल्ली पर कब्जा करके दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट बना और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। यह विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला 14वां और अंतिम हिंदू शासक था। ठीक, किस युद्ध के बाद अकबर ने गाजी की उपाधि धारण की? तो अकबर ने पानीपत की द्वितीय युद्ध के बाद में गाजी की उपाधि धारण की थी। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को हेमू और अकबर के बीच हुआ था। किसके बीच? हेमू और अकबर के बीच। इस युद्ध में हेमू मारा गया। परिणाम स्वरूप भारत पर मुगलों की सत्ता स्थापित हो गई और इसी युद्ध के उपरांत अकबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। बैरम खां के संरक्षकत्व में अकबर ने किस कालावधि में शासन किया? तो 1556 से 1560 के बीच में। और 1560 से 64 के बीच ये जो है हरम दल के संरक्षण में शासन हुआ था, यानी पेटीकोट शासन था। तो ये दो याद रखना आपको, 1556 से 1560 तक इसमें बैरम खां का जो है काफ़ी वर्चस्व रहा है अकबर पर, और 1560 से 64 तक का समय जो था हरम दल की महिलाओं का वर्चस्व था, इसीलिए उसे पेटीकोट सरकार भी कहा जाता है। यहाँ देखते हैं हम लोग 1556 से 60 के मध्य अकबर ने बैरम खां के संरक्षण में शासन किया। बैरम खां को
क्या कहता था? खान बाबा। बैरम खां को हुमायूं खान बाबा कहता था तथा अकबर ने खान खाना की उपाधि दी। ठीक। 1560 से 64 का काल अकबर के पेटीकोट यानी पर्दा शासन का काल था, जिसमें हरमदल की स्त्रियां, जिसमें राजमाता मान जो है हमीदा बानो बेगम, जो कि इनकी माँ थी किसकी? अकबर की, और माहम अनंगा, इनका हस्तक्षेप रहता था। इसके अलावा और भी इनके पुत्र वगैरह थे, आदम खां, ये सब जो है इनका भी वर्चस्व था। दिल्ली में खैरुल मनाजिन नामक मदरसे की स्थापना किसने की? तो ऐसे प्रश्न आजकल बहुत आ रहे हैं। खैरुल मनाजिन, इसकी स्थापना की थी माहम अनगा ने। माहम अनगा वही जो पर्दा शासन में जो है काफ़ी वर्चस्वशाली महिला रही है। माहम अनगा अकबर के पर्दा शासन के दौरान प्रधानमंत्री भी थी। देखिए ये पहली जो है मुग़ल काल की पहली महिला जो प्रधानमंत्री हुई है, तो ये जो है अकबर की प्रधानमंत्री थी, वकील मुतल्लक थी, और वो पहली महिला प्रधानमंत्री। ठीक। पद से हटने के बाद मुनीम खां को प्रधानमंत्री बनाया पद से हटने के बाद में, तथा माहम अनगा ने इस मदरसे की स्थापना की, खैरुल मनाजिन। ठीक। अकबरकालीन निम्न विद्रोहों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए यहाँ पर अकबर के समय में जो विद्रोह हुए थे उनको जो है व्यवस्थित किया गया है। अब्दुल्ला खान उज़्बेक का विद्रोह होता 1564 में। मिर्ज़ा हकीम व खान जमा उज़्बेक का 1565 में हुआ था विद्रोह। यूसुफजाइयों या अफ़गान बलूचियों का विद्रोह 1585 में हुआ था। और शहजादा सलीम खां का विद्रोह 1599 में, यानी जहांगीर का विद्रोह 1599 में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक। अफ़गान बलूचियों तो अथवा यूसुफजाइयों के विद्रोह के दबाने में बीरबल की मृत्यु हो गई थी। बीरबल की मृत्यु 1585 में हुई थी। और कब हुई थी? यूसुफजाइयों को, यानी पश्चिम में बलूचिस्तान में अफ़गान बलूचियों को दबाने, इसके विद्रोह को दबाने के लिए गए थे, तो 1585 में बीरबल की मृत्यु हुई। अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम राजपूत शासक कौन था? तो ये कछवाहा शासक थे, राजा भारमल। आमेर के कछवाहा राजपूत राजा भारमल, यानी जिसे बिहारी मल भी कहते हैं, ने अकबर के अजमेर, यानी जब अकबर जो है ख्वाजा की दरगाह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जाते समय सांगानेर में उपस्थित होकर, कौन? बिहारी मल, अकबर की अधीनता स्वीकार की, तथा अपनी पुत्री हरखाबाई, जिसे जोधाबाई भी कहते हैं, हरखाबाई किसकी पुत्री थी? राजा भारमल की पुत्री थी, का विवाह अकबर से कर दिया। बाद में अकबर ने हरखाबाई का नाम मरियम उज़ ज़मानी कर रखा। क्या नाम रखा? मरियम उज़ ज़मानी। और मेवाड़ यानी राणा प्रताप के शासकों ने अकबर के, यानी मेवाड़ के शासकों ने अकबर की स्वाधीनता कभी भी स्वीकार नहीं की थी। ठीक। 1599 में शहजादा सलीम ने जब इलाहाबाद में विद्रोह किया, उस समय अकबर किस अभियान पर गया हुआ था? तो असीरगढ़ का घेरा किया हुआ था, दक्षिण अभियान में था वो। जब 1599 में शहजादा सलीम यानी जहांगीर ने इलाहाबाद में विद्रोह किया था। दक्षिण अभियान पर जाने से पूर्व अकबर ने सलीम को, यानी जहांगीर को, उत्तर भारत को नियंत्रण में रखने का आदेश दिया था। परंतु सलीम आगरा से इलाहाबाद चला जाता है और वहां विद्रोह करता है। इस समय अकबर खानदेश की राजधानी क्या थी? बुरहानपुर के मजबूत असीरगढ़ के दुर्ग को घेरने में व्यस्त था। ठीक। साम्राज्य विस्तार के संबंध में अकबर का सबसे पहला आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो साम्राज्य विस्तार के संबंध में अकबर का सबसे पहला आक्रमण हुआ मालवा पर। 1561 में सबसे पहला आक्रमण मालवा पर आदम खां के नेतृत्व में हुआ। शासक बाज बहादुर था और राजधानी इसकी सारंगपुर थी। किसकी राजधानी? मालवा की राजधानी सारंगपुर थी और शासक था बाज बहादुर। अधीनता स्वीकार कर लेने के बाद बाज बहादुर को अकबर ने 1000 तथा बाद में 2000 मनसबदार बनाया था। ठीक। आमेर के राजा भारमल बिहारी मल को अकबर ने कितने की मनसबदारी दी थी? तो 5000 की मनसबदारी प्रदान की थी। स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला राजपूत कछवाहा शासक भारमल 20 जनवरी 1962 में जो है, जिसे अकबर ने 5000 का मनसब तथा पुत्र भगवान दास और पौत्र मान सिंह को उच्च पद प्रदान किए थे। मान सिंह क्या था? ये भगवान दास का पुत्र था। भगवान दास किसका पुत्र था? भारमल का पुत्र था। ठीक। रानी दुर्गावती का संबंध किससे है? तो ये गढ़कटंगा की रानी थी। रानी दुर्गावती गढ़कटंगा, यानी गोंडवाना में, जो गोंडवाना वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र है गोंडवाना, देखिए ये वाला क्षेत्र गोंडवाना वाला है। ये हमारा भारत हो गया, तो ये वाला गोंडवाना वाला क्षेत्र है। तो गोंडवाना ये जो है गढ़कटंगा एक हिंदू राज्य था गढ़कटंगा। यहाँ संग्राम सिंह की विधवा, संग्राम सिंह की पत्नी थी रानी दुर्गावती, अपने अल्पवयस्क पुत्र की संरक्षिका के रूप में शासन कर रही थी। रानी दुर्गावती का संबंध जो है महोबा के चंदोल राजवंश
से भी था, वहाँ की वो राजकुमारी थी। 1564 में मुगल आसफ खां के विरुद्ध अभियान के दौरान पराजय होता देख आत्महत्या कर ली थी। किसने? रानी दुर्गावती ने। गढ़कटंगा को मंडला भी कहा जाता है। कभी प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि रानी दुर्गावती का संबंध किससे है? मंडला से है, दिया है। तो ऑप्शन में अगर गढ़कटंगा नहीं है, मंडला है, तो मंडला टिक लगाइए। मेवाड़ में किस वंश का शासन था? तो सिसोदिया वंश का शासन था मेवाड़ में। मेवाड़ कभी भी अकबर के अधीन नहीं आ पाने वाला राजपूत राज्य था। यहाँ राणा सांगा का पुत्र उदय सिंह, वही राणा सांगा, कौन सा राणा सांगा? जो बाबर से युद्ध करता है, पानीपत का प्रथम युद्ध। उदय सिंह, ओ पानीपत का कह रहा हूँ, राणा सांगा के साथ युद्ध होता है। देखो कौन सा युद्ध होता है? खानवा का युद्ध होता है, खानवा का युद्ध होता है, ठीक है। वो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है इब्राहिम लोदी के साथ था। और उदय सिंह राजधानी चित्तौड़ में अकबर के समय शासक था। 1567 से 68 में चित्तौड़ के दुर्ग की रक्षा का दायित्व जयमल व फत्ता को सौंप दिया। स्वयं पहाड़ियों में चला गया और उदयपुर को अपनी नई राजधानी बनाया। पहली राजधानी इसकी चित्तौड़गढ़ थी। हल्दी घाटी के युद्ध के समय मेवाड़ की राजधानी क्या थी? कुंभलगढ़ थी। अब देखिए, मेवाड़ की राजधानी याद रखना चित्तौड़, और फिर उसके बाद में जो है उदयपुर बनाया, फिर कुंभलगढ़। हल्दी घाटी की लड़ाई 18 जून 1576 को अकबर के सेनापति मान सिंह व उप सेनापति आसफ खां तथा उदय सिंह के पुत्र महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। यानी अकबर की तरफ से मान सिंह सेनापति था और उप सेनापति आसफ खां था, और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप था हल्दी घाटी की लड़ाई में, जो कि 18 जून 1576 को हुई थी। और इस युद्ध में आसम खान के साथ में बदायूनी, इतिहासकार जो बदायूनी था, उसने भी भाग लिया था। उसने एक किताब लिखी थी मुंतखाबुत तवारीख। इसमें हल्दी घाटी के युद्ध का आंखों देखा विवरण लिखा है। अकबर के किस अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने तीव्रगामी अभियान की संज्ञा दी है? तो प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, खाली गुजरात अभियान आ सकता है, द्वितीय प्रथम नहीं आ सकता है, तो गुजरात अभियान पर टिक करिए। और अगर प्रथम द्वितीय गुजरात अभियान आता है तो द्वितीय गुजरात अभियान को जो है तीव्रगामी अभियान की संज्ञा किसने दी? स्मिथ ने। गुजरात अभियान के समय यहाँ का शासक मुजफ्फर शाह तृतीय था। कौन था? मुजफ्फर शाह तृतीय। वह राजधानी इसकी क्या थी? अहमदाबाद, गुजरात की। 1572 में प्रथम अभियान तथा 1573 में द्वितीय अभियान हुआ, ठीक। और 1584 में सरखेज के युद्ध में अब्दुल रहीम खान खाना ने मुजफ्फर शाह तृतीय को पूर्णतया हराकर बंदी बना लिया। अब्दुल रहीम की इसी सफलता पर उसे खान खाना की उपाधि दी गई। देखिए अब यहाँ ये भी क्लियर हो गया है कि 1584 में सरखेज के युद्ध में जो है गुजरात के शासक को हराने के कारण उसे खान खाना की उपाधि अकबर ने प्रदान की। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का भी निर्माण करवाया गया, ठीक। अब गुजरात अभियान के दौरान ही, और कहीं 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 मिलता है दक्षिण अभियान, लेकिन दोनों याद रखना। तो टोडरमल ने अपना प्रथम भूमि बंदोबस्त गुजरात में ही किया था। प्रश्न ऐसे भी हो सकता है कि भूमि बंदोबस्त कहाँ से शुरू किया था? तो गुजरात से शुरू किया था। काबुल विजय 1581 में हुई थी। काबुल विजय 1581 के बाद अकबर ने किसे काबुल का सूबेदार नियुक्त किया? तो मान सिंह को नियुक्त किया। मान सिंह पहला मुगल अधिकारी था जिसे काबुल की सूबेदारी मिली थी। अकबर ने अपना दक्षिण अभियान सर्वप्रथम किसके विरुद्ध किया? तो अहमदनगर के विरुद्ध किया था। खानदेश, बीजापुर और गोलकुंडा ये भी राज्य थे दक्षिण के, लेकिन बीजापुर और गोलकुंडा तो अकबर के समय में इसके अधीन आए ही नहीं थे, और अहमदनगर के विरुद्ध उसने पहला अभियान किया था। 1583 में अकबर अब्दुल रहीम खान खाना तथा शहजादा मुराद के नेतृत्व में 2 मुगल सैनिक टुकड़ियां भेजी। एक बुरहानुल मुल्क की मृत्यु के बाद, यानी अब्दुल रहीम खान खाना और मुराद के नेतृत्व में, और वहाँ का शासक जो है उसके पहले बुरहानुल मुल्क था। उसकी मृत्यु के बाद अहमदनगर में गृहयुद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई, परंतु बुरहान की बहन चांद बीबी, देखिए यहाँ चांद बीबी आ गई। गढ़कटंगा की राजधानी दुर्गावती थी और अहमदनगर की राजधानी कौन है? चांद बीबी ने मुगलों का प्रतिरोध किया। बाद में बरार, दौलताबाद और अहमदनगर के किलों पर अकबर का अधिकार हो गया, ठीक। दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार किसे माना गया है? तो खानदेश को माना गया है। किसको? खानदेश को। खानदेश की राजधानी बुरहानपुर थी। इतिहासकार पर्सी ब्राउन ने अकबर के अनुसार अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण 1601 ईस्वी में असीरगढ़ यानी दक्षिण भारत विजय के उपरांत करवाया। अब यहाँ 2 बातें देखी आती हैं
एक तो असीरगढ़ का किला, वो असीरगढ़ के किले को विजय के बाद जो है अकबर ने बुलंद दरवाजा बनाया, और दूसरा गुजरात विजय था, तो दोनों याद रखना है। दक्षिण विजय के साथ ही अकबर के प्रांतों की कुल संख्या कितनी हो गई, तो 15। अकबर के प्रांतों की कुल संख्या 15 थी, जिसमें 12 प्रांत उत्तर में और 3 प्रांत दक्षिण में, अहमदनगर, खानदेश और बरार ये दक्षिण में थे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अकबर एक धार्मिक उदार व्यक्ति था, क्योंकि उस पर उसके उदार शिक्षकों यथा बायजीद, मुनीम खां और मीर अब्दुल लतीफ़, मुल्ला पीर मोहम्मद का प्रभाव पड़ा। बिल्कुल सभी का प्रभाव पड़ा था उसकी जो है उदारता पर। मीर अब्दुल लतीफ़ का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। अब इनमें सबसे ज़्यादा प्रभाव जिसका पड़ा वो मीर अब्दुल लतीफ़ था, अकबर पर पड़ा, जिससे प्रभावित होकर अकबर ने सुलह कुल का सिद्धांत दिया। अकबर ने सुलह कुल का सिद्धांत इसी से प्रभावित होकर दिया, इसलिए दोनों कथन सही हैं। अकबर के धार्मिक नीति का कालानुक्रम, धार्मिक नीति उसके कब प्रारंभ हुए, तो मतलब धार्मिक नीति कैसी थी, इसको सिलसिलेवार देखते हैं। दास प्रथा पर रोक लगाई 1562 में, स्त्रियों को हरमदल से मुक्ति दिलाई 1562 में, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की 1563 में, जजिया कर की समाप्ति 1564 में, और धर्म परिवर्तन पर रोक 1565 में। सब सीरियल वाइज दिए हुए हैं 1562 से 1565। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना 1575 में, इबादत खानों को सभी धर्मों के लिए खोलना 1578, और मजहरनामा की घोषणा 1579 में, दीन इलाही यानी तौहीद इलाही की स्थापना जो है 1582 में, और मोहसिन फ़ानी ने सर्वप्रथम इसे किसे दीन इलाही को नया धर्म कहा, ठीक है, इलाही सम्मत कहा इसको। मजहरनामा का प्रारूप किसने तैयार किया, तो शेख मुबारक ने तैयार किया। शेख मुबारक जो है एक इनके पिता थे, अबुल फजल और फैज़ी के पिता थे। इन्होंने मजहर का प्रारूप तैयार किया, मजहरनामा की घोषणा की। स्मिथ ने जो है इसको पोप जैसा अमोघत्व यानी अचूक सिद्धांत भी बताया, किसको, मजहरनामा को। अकबर ने किसके नेतृत्व में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की, तो फैज़ी के नेतृत्व में। फैज़ी जो है किसका भाई था, अबुल फजल का। तो फैज़ी ने बदायूनी तथा नकीब खां के साथ मिलकर महाभारत का फारसी भाषा में जो रजनामा थी उस नाम से अनुवाद किया। कालिया दमन तथा पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किसने किया, तो अबुल फजल ने किया। किसका, कालिया दमन और पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद। कालिया दमन तथा पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अनवारे सुहेली नाम से हुआ, अबुल फजल ने किया। अबुल फजल ने अकबरनामा 1590 से 96 में, अमेरिका की खोज का वर्णन, आईने अकबरी अकबरनामा का ही तीसरा भाग है। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किस मुगल शासक के काल को कहा जाता है, तो अकबर के शासनकाल को क्या कहा जाता है, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल। अकबर ने अपने शासन के किस वर्ष में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की थी, तो 11वें वर्ष में। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत कब की, 11वें वर्ष में। अपने शासन के 11वें वर्ष यानी 1567 में मंगोलों के और कहाँ की जो है ये प्रणाली थी, दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। मनसबदारी जो है दशमलव प्रणाली पर आधारित थी, ये मंगोलों की प्रणाली थी, ठीक। इसकी शुरुआत मनसबदारी की किसने की, अकबर ने की भारत में। आईने दहसाला क्या थी, भू राजस्व व्यवस्था थी। आईने दहसाला, प्रश्न आ जाएगा कि आईने दहसाला एक राजस्व था, एक पुस्तक थी, या भू राजस्व व्यवस्था थी, तो ठीक है, ध्यान रखना। अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष यानी 1580 में टोडरमल के नेतृत्व में आईने दहसाला भू राजस्व बंदोबस्त व्यवस्था, टोडरमल व्यवस्था की शुरुआत की। टोडरमल व्यवस्था भी इसको कहते हैं। लास्ट हम लोग कुछ फैक्ट देख लेते हैं। हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी गई, और अब्दुल समद को सीरी कलम और मोहम्मद हुसैन को जरी कलम। इसके अलावा तुर्की सुल्तान की कोठी को स्थापत्य कला का मोती किसने कहा, पर्सी ब्राउन ने कहा। तुर्की सुल्तान की कोठी जो कि कहाँ है, फतेहपुर सीकरी में। और जामा मस्जिद साने सीकरी, जामा मस्जिद भी सीकरी में है। और बदायूनी रामायण का पारसी अनुवाद किया बदायूनी ने। और अकबर ने जाप्ती प्रणाली प्रारंभ की, और प्रबुद्ध निरंकुश अकबर को कहा जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये सेशन जो है ये ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो कृपया हमारे चैनल को जो है लाइक कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे रियल टाइम में आपको हमारे चैनल जितने भी वीडियोज़ हैं मिलते रहें। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।